कई दिनों तक मचे हंगामे के बाद आखिरकार आज संसद की कार्यवाही चली। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर एक के बाद एक अडानी के मुद्दे पर जबरदस्त हमला बोला। अडानी के साथ रिश्तों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने बीच बीच में राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, नियमों का हवाला भी दिया, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बोलने का मौका दिया और वो सारे सवाल उन्होंने उठाए जो विपक्ष अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए लगातार उठाता रहा है। राहुल गांधी ने यह जानना चाहा, प्रधानमंत्री से यह पूछा कि आखिर अडानी के साथ उनका रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? तो गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर एक के बाद एक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया। लोकसभा में जब राहुल गांधी अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे, तब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें टोका। उनसे यह कहा कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो सबूत लाए। सुनिए। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है सर। राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ, प्रमाण के साथ कहे जाना चाहिए, ये परंपरा है।
तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को राहुल गांधी ने कहा कि आप जो भी आरोप लगाएं सबूत के साथ लगाएं। आप एक वरिष्ठ सांसद हैं, उम्मीद आपसे यही है कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। राहुल गांधी ने कहा सबूत भी सौंपे जाएंगे। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट के ठेके की बात दिए जाने पर एक बार फिर तीखा हमला किया। सुनिए। I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। देखिए, अरे माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनो। तो एक मिनट मेरी बात सुनो। ये एक मिनट बात सुनेंगे। ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करें तो उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। मेरा मानना ये तो अपन एक विषय पर ओके, तो आपको तो रूल था, नियम था। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है? एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए। ओके प्लीज ओके, बोलने दे आपको नेता को, तो बोलने दे आपको नेता को। रूल था, प्लीज बोलने दे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया, रूल बदला गया। रूल को बदला गया। सर बोलने दीजिए। करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए आप रूल बदला गया सर, ठीक है सर। तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया
और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। तो राहुल गांधी के संसद में बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आइए हम आपको वो भी सुनवाते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और यूपीए के समय में क्या एयरपोर्ट दिए गए कि नहीं दिए गए, उसको गिनाया जाए क्या? और बिना किसी दस्तावेज के एक हवाई किला बना करके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को तलखी है। वो भारत जोड़ो पर कुछ बढ़िया बोलते, लेकिन जो उनके परिवार के खिलाफ, उनके बहनोई के खिलाफ जो इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसका कहीं ना कहीं क्लेश दिखाई पड़ रहा था। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा होता कुछ ईमानदारी से बोलते। तो और आइए अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी के बयान की करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जो कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, योगी कोई संत नहीं है। इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राहुल गांधी को अपना बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसे बयान को बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। जो सच्चाई है वो ये है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है या जो धर्म से जुड़ा व्यक्ति होता है वो धर्म से ही जुड़ा रहता है, और जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो धर्म का सम्मान करे, धर्म की में आस्था रखे, लेकिन वो फिर जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, उससे जुड़ा रहता है। अब ये एक हम लोगों के लिए एक नया ये परिचय हुआ है, और मान के चलिए कि नया अनुभव है कि एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो राजनीति करता है। इसलिए राहुल गांधी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए, और इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश न तो स्वीकार कर सकता है न बर्दाश्त कर सकता है। और श्री राहुल गांधी जी से इतनी संसद में वरिष्ठता धीरे धीरे करके आ रही है, लेकिन गंभीरता नहीं आ रही है। ऐसे बयान कोई कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, 4 बार की 5वीं बार देश की संसद के सदस्य हों और देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हों, और उसके बाद इस प्रकार की हल्की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक मठ के मठाधीश हैं और भगवा पहनते हैं, अपने को धार्मिक बताते हैं, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति इतना झूठ बोलेगा, नफरत की बात करेगा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करेगा, तो वो अधर्मी है या नहीं है। लेकिन मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे वो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से इसी कांग्रेस के पास जब सत्ता थी तो उसने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश सशक्त है, शिक्षित है और विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इस बात से कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी जी बहुत परेशान है। और आइए अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सियासी कोहराम इस समय मचा हुआ है। मेयर के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की घेराबंदी तो की, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उधर
पुजारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पुजारी सरकार से सैलरी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो प्रदर्शनकारी देखिए कुछ इस अंदाज में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ढोलक लेंगे, मंजीरा लेंगे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन कर रही है और क्या मांग है इनसे हम सुन लेते हैं। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की मोर्चा बंदी है। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है। दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर पद के चुनाव को लेकर घमासान बढ़ गया है। बात सदन से निकलकर सड़क पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जिस तरीके से तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो तो मेयर का चुनाव चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हंगामा करके हर बार बैठक में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना देती है कि सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा। देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि 3 बार तक एमसीडी में मेयर का चुनाव टल चुका है और अब देखना होगा कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। मेयर का चुनाव किस तरह से सड़क पर संग्राम होता जा रहा है, उसकी ताजा बानगी देखने के लिए आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी के तमाम चुने हुए पार्षद हैं, एल्डरमैन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवेश वर्मा के साथ साथ रमेश बिधूड़ी और दूसरे तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और सबका ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए या मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऑफिस के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने ये प्रदर्शन बुलाया है और इस प्रदर्शन के तहत जो है तमाम पार्षद यही मांग कर रहे हैं कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मामला मनोनीत सदस्यों को वोट के अधिकार को लेकर है। आम आदमी पार्टी लगातार मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देने का विरोध कर रही है, तो बीजेपी इसके समर्थन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जिसके पास नंबर है उसको चुनाव कराना चाहिए, उसको बड़े का परिचय देना चाहिए। एल्डरमैन को वोट नहीं डालेगी, किसने शोर मचाया? एल्डरमैन को पहले शपथ मत देने दो, किसने शोर मचाया? दिल्ली वालों ने एमसीडी के अंदर किसको चुना? आम आदमी पार्टी को। मेयर किसका बनेगा? आम आदमी पार्टी का। सरकार किसकी बनेगी? आम आदमी पार्टी की। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो जाए? ये तो भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी है, इनके मन में खोट है कि ये इलेक्शन तक जो है अब नहीं होने दे रहे। मनोनीत सदस्यों के मुद्दे पर बवाल की वजह से कल एमसीडी का चुनाव नहीं हो सका और तीसरी बार टालना पड़ा। अब दोनों पार्टियां सड़क पर उतरकर एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। उधर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसले को आपने चुनौती दी है। अदालत में कल इस मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ मेयर के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान है, दूसरी तरफ बीजेपी का जो पुजारी प्रकोष्ठ है उसके लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पुजारियों का यह कहना है कि सरकार जब तक पुजारियों को वेतन नहीं देगी और जब तक सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करेगी, यह प्रदर्शन जारी रहेगा। पुजारियों के प्रदर्शन में बीजेपी के नेता और बड़े नेता भी मौजूद रहे। सड़कों पे चेयर लगा दिया गया है तो चांदीराम अखाड़े का महबूबा मुफ्ती को इन दिनों जन्नते ज़मीं कश्मीर भी अफगानिस्तान जैसा मंजर वहां नजर आने लगा है, क्योंकि भारत सरकार ने कश्मीर को खानदानी मिल्कियत समझने वाले लोगों के अवैध कब्जे से कश्मीर की जमीन को मुक्त कराना शुरू कर दिया है। कश्मीरियों के हक में जो कब्जा करके लोग बैठे थे, अब उस अतिक्रमण को हटाने वाले बुलडोजर को महबूबा मुफ्ती ये कह रही है, उस बुलडोजर को देखकर अफगानिस्तान की याद उन्हें आ रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कानून का बुलडोजर कब्जे की इमारतों पर चल रहा है।
जम्मू कश्मीर में पूर्व मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाहों ने कश्मीरियों के हक पर नाजायज रूप से कब्जा करके बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रखी थी। मोदी सरकार ने कश्मीरियों का हक उन्हें दिलाने के लिए इन अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली कराना शुरू कर दिया है। इसमें श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर जैसे नेताओं के मकान भी हैं। तो शोपियां में पूर्व मंत्री गुलाम हसन खान के भी मकान हैं। साल दर साल 370 के काले पर्दे के पीछे कश्मीर की जमीन पर अवैध कब्जे का ये खेल चल रहा था। उसे जब मोदी सरकार ने खत्म कर दिया तो एक के बाद एक कश्मीरी नेताओं की मिल्कियत जद में आने लगी है। और तब इन नेताओं ने कश्मीर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध शुरू कर दिया। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती 2 कदम और आगे निकल गई और कश्मीर को तालिबानी अफगानिस्तान जैसा बता दिया। जम्मू कश्मीर में अपने ही लोगों को अपनी जमीनों से निकाला जा रहा है, ये कह के कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है। पहले तो हम सोचते थे कि जो इसराइल करता है फलस्तीन के साथ, शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है, तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फलस्तीन से लेके अब अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। आज 370 हटने के बाद कश्मीर में लोकतंत्र आया है, पंचायत का चुनाव हुआ है, विकास की रोशनी गई है। और जहां मुख्यमंत्री आज तक नहीं जानते थे, उस गांव में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे। और जहां तक सवाल है भारत को बदनाम करना, कश्मीर को बदनाम करना, उनकी पुरानी आदत है। कश्मीर के ये सियासतदानों ने अपनी अवैध मिल्कियत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा दी थी, लेकिन आम कश्मीरियों के हक पर कुंडली मारकर बैठे इन सियासतदानों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। तो अब महबूबा जैसी नेता कश्मीर को अफगानिस्तान बता रही है। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है, दैट इज द एक्सट्रीम। मैंने पहले भी कहा कि शायद अमेरिका, जो कि अफगानिस्तान का अपना मुल्क नहीं था, उन्होंने बॉम्बिंग की, एक ही बार उड़ा दिया। मगर हमारे यहाँ तो हर हिसाब से, हर किस्म से रोज जो है डिस्ट्रक्शन होता है। मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में इतने तादाद में बुलडोजर नहीं गए होंगे जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। जब 370 धारा हटाया जा रहा था तो यही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा कोई। और जब टारगेट किलिंग शुरू हुआ, इन्होंने कभी उस आतंकवादी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। चाहे जम्मू में टारगेट किलिंग शुरू हुआ, उस पर भी इनकी जुबान नहीं खुली। ये शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया। वैसे महबूबा मुफ्ती अभी भले कश्मीर में चल रहे बुलडोजर को देखकर अफगानिस्तान को याद कर रही हैं, लेकिन महबूबा उसी अफगानिस्तान और तालिबान की बड़ी फैन रह चुकी हैं। क्योंकि जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने लोकतंत्र की जड़ें खोदकर तालिबान को सत्ता पर बैठाया था, तब यही महबूबा मुफ्ती तालिबान की मिसालें दिया करती थी। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।